एक ऐसा समूह जिसको बनाया गया चाइना की बढ़ती हेजेमोनी को रोकने के लिए, चाइना की बढ़ती एक्सपेंशन पॉलिसी जो उसकी बॉर्डर एक्सपेंशन पॉलिसी है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि दुनिया भर के जितने भी छोटे देश है जहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई, एक समूह बनाया गया जिस समूह का नाम था क्वाड। तो क्वाड क्या है, क्वाड से संबंधित हिस्ट्री क्या क्या है, क्वाड में शामिल कौन कौन से देश है, क्वाड के समक्ष चुनौतियां कौन सी है, G7 नहीं ये क्वाड है, ठीक है ना। कौन सी चुनौतियां हैं इन सबको जानेंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक रंजन, जनरल स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड है क्या, शुरुआत यहाँ से करते हैं, ठीक है। क्वाड क्या है, देखिए क्वाड एक समूह है 4 देशों का जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, ठीक है ना। और इसका नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्यों है, क्योंकि इसमें 4 देश हैं, और जो 4 देश हैं जिसे मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये देखिए ये है वो 4 देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, और ये मिल करके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में, इसीलिए इसको क्वाड्रिलेटरल, और चूंकि सुरक्षा से संबंधित है इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है। इस संस्था में मुख्य रूप से 4 देश हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसकी एक खासियत ये भी है इन चारों देशों में, जो चारों में कॉमन है, जो इनको मजबूत बनाने के लिए एक संकेत हो सकता है, वो है कि ये सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि है। ये चारों देश डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो, ठीक है। यहाँ डेमोक्रेसी बहुत डीप रूटेड है। यह एक रणनीतिक सुरक्षा वार्ता है, रणनीतिक मतलब स्ट्रेटेजिक है, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक सुरक्षा सिक्योरिटी डायलॉग है, और ये सारे देश आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं। लेकिन मुख्य जो इसके कारण है वो है चाइना के बढ़ते वर्चस्व को रोकना। तो इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। इस वीडियो में आपको क्वाड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला है, देखेंगे क्वाड की हिस्ट्री क्या है, क्वाड कब बना, कैसे बना, ये सारी जानकारी हम इसमें देखेंगे। देखिए क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापान के तब के प्राइम मिनिस्टर जो शिंजो आबे थे उनको आए, उन्होंने रखी थी। हालांकि शिंजो आबे जी का भी कुछ महीने पहले असैसिनेशन कर दिया गया, जो कि बहुत दुखद बात है, ठीक है। तो उन्होंने ही ये विचार सबसे पहले उनके मन में आया था, और ये विचार आने का जो तत्कालिक कारण था, देखिए ये है चाइना और ये है जापान, ठीक है, और ये है पैसिफिक ओशन या साउथ चाइना सी भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक आइलैंड है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंकाकू आइलैंड। इसमें जापान और चाइना को लेकर के विवाद चलता है। जापान इसको अपना क्षेत्र बताता है, जबकि चाइना ने अब इसको अपना क्षेत्र बताना शुरू कर दिया है। यही है चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी, बॉर्डर एक्सपेंशन पॉलिसी, वो अपने बॉर्डर का विस्तार करता जा रहा है। जैसे ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है, भारत में अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताता है, ठीक है। एक शाखालिन प्लेटू है यहाँ रशिया का, उसमें भी वो अपने क्षेत्र पे दावा करता है। तो यही वो कारण था, तात्कालिक कारण, जिसके चलते शिंजो आबे ने एक ऐसे सिक्योरिटी डायलॉग, एक ऐसे ग्रुप का निर्माण करने की बात की ताकि चाइना के बढ़ते हुए इस इन्फ्लुएंस को कंट्रोल किया जाए, और चाइना की जो ये मंशा है विस्तारवाद की उसको कंट्रोल किया जाए। शिंजो आबे ने 2007 में अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति तब के थे डिक चैनी, उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे जॉन हावर्ड, और भारत के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, इनके सहयोग से एक ग्रुप बनाने की बात की, जिस ग्रुप का नाम पड़ा क्वाड। ये देखिए ये तब की एक बहुत प्रसिद्ध फोटो है जब इस सिक्योरिटी डायलॉग की घोषणा की गई थी, ठीक है, ये मनमोहन सिंह जी हैं। हालांकि ये आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 4-5 सालों से क्वाड बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, क्वाड के मीटिंग्स होती हैं, लेकिन ये बना था एक्चुअली 2007 में। तो 2007 से इसकी मीटिंग क्यों नहीं होती थी और इसकी मीटिंग अभी क्यों शुरू हुई है? देखिए उसका एक मुख्य कारण था कि शुरू में जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया ना, इनके संबंध काफी प्रगाढ़ थे, ठीक है, ये इनके ट्रेड रिलेशन भी बहुत अच्छे थे, और ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को इसलिए ऑस्ट्रेलिया इसको अपने आप को ऑस्ट्रेलिया इससे दूर रखता था। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था। लेकिन धीरे धीरे, जिसे मैं आपको एक मैप में दिखाता हूँ, ये तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के ट्रेड उस समय काफी अच्छे हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच राइवलरी बढ़ती गई, दुश्मनी बढ़ती गई। उसका एक मेन कारण ये था कि चाइना
लगातार जासूसी करवा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, उनके बहुत सारे सीक्रेट्स, उनके बहुत सारे जो वहाँ पे मिनरल्स है उसके बारे में जासूसी कराता था। ये ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया और तब से 2010 के बाद आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और चाइना का रिलेशन लगातार नीचे की तरफ गए हैं, ठीक है। और 2017 आते-आते ये एहसास हो गया ऑस्ट्रेलिया को कि नहीं, ये जो संस्था बनी थी क्वाड, इसको अब मजबूत करने की जरूरत, मतलब वक्त आ गया है। और तब 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान ने एक साथ मिलकर ये क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया था। और क्वाड का जो मुख्यालय है, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसेल्स में है, ठीक है। तो ये सारी हिस्ट्री थी क्वाड से रिलेटेड। और चीज देखते हैं, इसके बाद देखेंगे क्वाड जो बना था ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ओके, देखिए एक ऑब्जेक्टिव तो बहुत आसान है बताना कि चाइना को काउंटर करना, पर सच्चाई ये है कि आज तक इस क्वाड के बैठक में कभी डायरेक्टली चाइना का नाम लिया नहीं गया, ठीक है। उसमें इंडिया का भी एक योगदान है, इंडिया भी नहीं चाह रहा चाइना का नाम ले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि चाइना के खिलाफ है। तो इसका मेन मकसद है, इसका मेन मकसद जो हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, इंडो पैसिफिक, वहां पे जो समुद्री मार्ग है, वहां पे कोई सैन्य या राजनीतिक प्रभाव को मुक्त रखा जाए, वहां पे कोई पॉलिटिक्स ना शुरू हो जाए, कोई सैनिक गतिविधि शुरू ना हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड इंडो पैसिफिक से होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है इंडो पैसिफिक का क्षेत्र, ये भारत है, और ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये इंडियन ओशन और ये है पैसिफिक ओशन। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये यहाँ पे आज के डेट में बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, और इसी ट्रेड को मुक्त रखने के लिए, क्योंकि चाइना अपना ज्यादातर ट्रेड इन्हीं माध्यम से करता है, यहाँ से स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए जाता है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे चाइना की हेजेमोनी क्रिएट ना हो जाए, वर्चस्व क्रिएट ना हो जाए, तो यहाँ पे कोई लड़ाई ना शुरू हो जाए, ये ट्रेड रूट एकदम फ्री रहे, क्योंकि इंडिया का यहाँ पे सबसे अच्छा लोकेशन है, इसीलिए इंडिया, आप समझ सकते हैं, क्यों क्वाड का मेंबर है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया का एक आइलैंड जिसको अंडमान निकोबार बोलते हैं, तो ये वाला क्षेत्र एकदम फ्री रहे, ये इसका एक मेन मकसद है। ओके, एक सेकंड, इसको, एक तो मकसद ये हो गया। दूसरा, ये एक रणनीतिक समूह है, जो मैंने अभी बताया कि स्ट्रेटेजिक है, ताकि चाइना के वर्चस्व को कंट्रोल किया जा सके। ओके, उसके बाद से इसका और जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे वैश्विक व्यवस्था में जितने भी जो एक वर्ल्ड का ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, वहां पे नेविगेशन यानी समुद्र में आने जाने की स्वतंत्रता बनी रहे, किसी प्रकार का कोई रुकावट ना है, व्यापार लिबरलाइज हो सके, उदार व्यापार की प्रणाली सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि समुद्र में फिर से कोई अपना मिलिट्री बेस स्थापित करे और इधर से कोई ट्रेड करने जाए तो उससे पैसे वसूले, जैसे कि हमने देखा था, पढ़ा है मॉडर्न इंडिया में, कि कैसे पोर्टुगीज आकर के कब्जा करके और पैसे वसूल करते थे। वो स्थिति दोबारा इस मॉडर्न युग में ना आए। इसके अलावा एक मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव भी है कि हिंद प्रशांत के जितने भी देश हैं, उनको एक अल्टरनेटिव ऋण व्यवस्था उनके लिए बनाई जाए, मतलब उनके लिए कर्ज देने की, डेट के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए, लोन देने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जितने भी देश है ना यहाँ पे इंडो पैसिफिक में, छोटे छोटे, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, या फिर और जो छोटे छोटे देश है, यहाँ अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका के जो देश है, यहाँ पे चाइना, जैसे जिबूती एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, श्रीलंका एक देश है, जहाँ पे चाइना ने अपने कर्ज दे करके यहाँ पे जमीनें हासिल कर ली, अपना मिलिट्री बेस स्थापित करने वाला है, ठीक है। चाइना में तो कर लिया, जिबूती में भी कर लिया, पाकिस्तान के भी ग्वादर में पोर्ट बना रहा है। तो अगर ऐसे चाइना इन सब देशों पे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, कर्जों के माध्यम से अपना मिलिट्री बेस स्थापित कर लेगा, तो फिर यहाँ पे नेविगेशन को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल है, और चाइना के हेजेमोनी को रोकना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि जो क्वाड के देश है, वो एक वैकल्पिक ऋण की व्यवस्था की शुरू करे, ताकि जो देश है वो चाइना के कर्ज से मुक्त रह सके। इसके अलावा जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर कोई कनेक्टिविटी है, फिर कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर सुरक्षा है, या मानवीय सहायता, या फिर महामारी है, जैसे कि अभी कोविड आया था, ठीक है, ऐसी स्थिति में ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं, या जितने भी अंडर डेवलप कंट्री है, उन सबको मदद करना भी क्वाड का एक मुख्य उद्देश्य है और होना चाहिए। और कोविड के तहत आपने देखा था कि जो अमेरिका में मीटिंग हुई थी, उसमें जो बाइडेन और बाकी नेता ने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, या जापान के प्राइम मिनिस्टर हो, या ऑस्ट्रेलिया के, सबने मिलकर बताया 100 करोड़ वैक्सीन बनाने की बात की थी क्वाड के माध्यम से, ताकि दुनिया के उन देशों को जिनके पास वैक्सीन नहीं है, उनको प्रोवाइड किया जा सके फ्री में। तो ये एक अच्छी पहल थी, जिससे चाइना के इन्फ्लुएंस को
कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य है। ये जितना भी है ना, इन सबका आपको पीडीएफ हमारे इसी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में जनरल स्टडी ऑफिशियल में आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक वीडियो के नीचे दे दूं, नहीं तो आप जनरल स्टडी ऑफिशियल सर्च करके भी टेलीग्राम से इन सबका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें खूब अगर आप लिख देंगे तो इतना ही काफी होता है। एक क्वेश्चन में क्वाड पूछेगा तो उससे रिलेटेड यही सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि भारत के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो ये है ना, क्वाड के लिए भारत के लिए क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है भारत का, भारत क्वाड का मेंबर बना है। देखिए, जिसको एलिफेंट इन द रूम बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीन का मुकाबला। देखिए, भारत ये जरूर कहता है कि हम चीन से मुकाबला अकेले कर सकते हैं, हमको चीन से मुकाबला करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत काम आता है, ठीक है। अगर भारत जैसे नेटो के बहुत सारे देश हैं जो छोटे छोटे देश भी हैं, उन पे भी कोई हमला नहीं कर सकता, उनसे लड़ाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो नेटो के मेंबर है। और नेटो में कौन सा देश आता है? यूएसए आता है, इंग्लैंड, ये सारे देश आते हैं। तो एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर हम नेटो के मेंबर पे हमला करेंगे तो फिर हमको इन बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से एक सुरक्षा कवच नेटो प्रदान करता है। उसी तरीके से क्वाड अगर समृद्ध होगा, स्ट्रांग होगा, तो चूंकि भारत उसका फाउंडिंग मेंबर में से एक है, तो कोई भी देश भारत से उलझने से पहले सोचेगा कि ऐसा ना कि भारत से उलझने की वजह से मुझे पूरे क्वाड कंट्री, जिसमें विशेष रूप से यूएसए है, ठीक है ना, उससे उलझना पड़ जाए। तो ये भारत के लिए एक परसेप्शन क्रिएट करेगा, एक विचार दुनिया भर में क्रिएट होगा कि भारत क्वाड का मेंबर है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्था है। तो चीन के साथ देखिए, चीन जो है ना, वो सिर्फ भूमि हड़पने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि समुद्री क्षेत्र में भी चीन अपना हेजेमनी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ज्यादातर ट्रेड, इनफैक्ट 99% ट्रेड किसके माध्यम से होता है? समुद्री क्षेत्र के माध्यम से होता है। इसके अलावा समुद्र का लगभग अभी हम लोगों ने 8 से 9% इस समुद्र को एक्सप्लोर कर पाए। हो सकता है समुद्र में कोई बहुत बड़ा खजाना हो या कुछ ऐसा मिनरल्स मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी समुद्र के बारे में हमने जाना नहीं है। तो ऐसे में चाइना चाहता है कि वो अपनी हेजेमनी क्रिएट करे, जैसे साउथ चाइना सी में उसने क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र कौन सा है। देखिए, ये साउथ चाइना सी का क्षेत्र है, ये चाइना है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये पूरा ये है तो हिंद महासागर का भाग, ये साउथ चाइना सी है। यहाँ पे सारे देश है, चाहे वियतनाम है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, ठीक है, नीचे पापुआ न्यू गिनी है। तो इन सब क्षेत्रों पे चाइना लगभग अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर चुका है। उसने बहुत सारे यहाँ पे बेसिस भी, आर्टिफिशियल बेसिस भी क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो ऐसे में भारत के लिए क्वाड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया कि चीन का एक बड़ा व्यापार भारतीय समुद्री मार्गों से होता है। ऐसे में भारत अगर समुद्र में मजबूत रहेगा तो चीन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और चीन भारत से उलझने से पहले सोचेगा कि अगर ट्रेड भारत ने बंद कर दिया तो क्या होगा। मैं आपको एक मिनट एक और चीज समझा देता हूँ। देखिए, चाइना भारत से क्यों डरता है, इसका एक कारण ये है, मतलब क्वाड होने से चाइना को क्या परेशानी है। देखिए, सारा ट्रेड इन सब क्षेत्रों से होता है, ठीक है। मैं आपको एक मिनट में बता देता हूँ। और चाइना का ज्यादातर ट्रेड, या ये कहिए 99% ट्रेड इन माध्यम से होता है। ये इधर से आते हैं या इधर से आएंगे। और ये वाला जो है ना, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और ये स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब है। तो चाइना को अगर इंडिया में आना हो तो इधर से आ जाएगा, या अफ्रीका जाना है तो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए अफ्रीका चला जाएगा। अगर मिडिल ईस्ट में जाना है तो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का पास करेगा, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए मिडिल ईस्ट में चला जाएगा। अगर यूरोप जाना है तो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब से होते हुए या रेड सी होते हुए सुएज कनाल होकर चला जाएगा। तो अगर इंडिया चाइना में लड़ाई हो गई और इंडिया अगर यहाँ इंडियन ओशन में पावरफुल है, तो इंडिया यहाँ पे चोक कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास अगर चाइना को चोक कर दे तो चाइना का पूरा ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा, रुक जाएगा। और यहाँ पे चूंकि अंडमान निकोबार है तो भारत यहाँ मिलिट्री बेस बना सकता है, उसके लिए भारत को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। देखिए, भारत नेवी में उतना स्ट्रांग नहीं है, अमेरिका स्ट्रांग है। तो अगर भारत क्वाड की मदद से टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाती है और भारत नेवी में स्ट्रांग हो जाता है, तो पूरे चाइना को अगर ये पता है कि भारत हमको यहाँ डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, तो फिर चाइना का पूरा ट्रेड गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत से लड़ाई लड़े, और फिर भारत से कोई लड़ाई लड़ने के पहले चाइना 10 बार सोचेगा अगर भारत इंडो पैसिफिक में स्ट्रांग है तो। ये इसका मुख्य कारण है जो कि भारत को सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है क्वाड से, और भारत सरकार भी इसी चीज पे ध्यान देती है। इसके अलावा
सीमाओं पर चीन के आक्रमण की स्थिति में भारत क्वाड से सहयोग प्राप्त करके व्यापार को संभावित रूप से बाधित कर सकता है। जैसे एक तो मैंने यही बताया कि समुद्र में स्टॉक चाइना को स्टक कर सकता है। इसके अलावा चाइना का व्यापार, सबसे ज्यादा व्यापार अगर चाइना का ही होता है तो यूएसए से होता है, जापान से होता है, अगर इंडिविजुअल कंट्री की बात करें, ईयू की बात नहीं करें तो, और फिर इंडिया से होता है। अब अगर ऐसे में इंडिया चाइना इंडिया से लड़ाई करता है तो ये तो इंडिया अपने ट्रेड रोक ही देगा चाइना से, और इंडिया वैसे भी चाइना से इंपोर्ट करता है तो फायदे में चाइना ही $100 बिलियन के आसपास इंपोर्ट करता है। जापान से चाइना का $350 बिलियन के आसपास का ट्रेड है, जबकि अमेरिका से $500 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड है। तो ऐसे में जब अगर युद्ध भयावह रूप ले ले तो इंडिया ये कह सकता है अपने क्वाड के मेंबर से कि आप चाइना के साथ अपने ट्रेड को स्थगित कर दीजिए। ऐसे में ये चाइना के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अपने ट्रेड को बनाए रखना। ये भी एक परसेप्शन क्रिएट करता है, चाइना का एक प्रेशर क्रिएट करता है, इनविजिबल प्रेशर, कि वो भारत से आक्रमण नहीं करे। और इसी को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। जो दुनिया में चेक एंड बैलेंस बना रहना चाहिए, चेक एंड बैलेंस जिस दिन तक बना रहता है लड़ाई नहीं होती है। अगला है कि महाद्वीप क्षेत्र के विपरीत भारत, जहां चीन पाकिस्तान, देखिए चीन पाकिस्तान और मामला मैं आपको पूरा समझाता हूँ। जैसे ये भारत है, ठीक है, भारत के एक तरफ वेस्ट की तरफ पाकिस्तान और ईस्ट की तरफ चीन है, तो भारत को टू फ्रंट वार का खतरा हमेशा बना हुआ है। चीन को अगर भारत को डिस्टर्ब करने से कुछ करना नहीं, इसने पाकिस्तान के मिलिट्री आर्मी जनरल को फोन किया और भारत पे कुछ कार्रवाई करा दी, तो भारत यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक साथ इन दोनों फ्रंट पर लड़ना किसी भी कंट्री के लिए मुश्किल होता है। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है, पर ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है, इसके लिए तैयार रहना होगा। ऐसे में क्वाड एक बहुत ही प्रभावशाली संस्था हो सकती है जो पाकिस्तान को कंट्रोल करे, चाइना को कंट्रोल करे, ठीक है, क्योंकि क्वाड में अमेरिका है, और अमेरिका अगर चाहे तो अमेरिका पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे में चाइना से न सिर्फ समुद्र में बल्कि सीमा विवाद से भी और ट्रेड से रिलेटेड भी भारत चाइना का काउंटर कर सकता है इस मामले में, ठीक है। तो ये था चाइना के साथ भारत का महत्व। एक तो ये हो गया, इसके अलावा भी और क्या क्या महत्व है क्वाड का भारत के लिए, उसको भी समझते हैं। देखिए, भारत एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है, सुरक्षा प्रदाता बन सकता है, और सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना किसी भी देश की हेजेमोनी, किसी भी देश के वर्चस्व, किसी भी देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। तो ऐसे में अगर भारत पूरे इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में अन्य देशों को ट्रेड के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा, तो अन्य चाहे यूरोपियन कंट्रीज को या किसी और कंट्रीज को, तो उन सब देशों में भारत की छवि मजबूत होगी, भारत स्ट्रांग होगा, और बहुत बार सुरक्षा प्रदान करने के एवज में पैसे भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, चूंकि यहाँ पे सारे देश अब डेवलप होना शुरू हुए हैं, चाहे भारत हो या साउथ ईस्ट एशिया के देश में, चाइना भी हो, तो यहाँ पे ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ा है यूरोप का। इसीलिए जो महान शक्तियां हैं, फिर बहुत सारी जो अन्य पावर है यूरोप की, उनकी रुचि बढ़ गई है यहाँ पे इंडो पैसिफिक में। इसलिए अब यहाँ पे उनका आना जाना भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देख रहे होंगे भारत में आजकल, पिछले आप 1 साल से या 2 साल से ध्यान दे रहे होंगे, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे स्लोवेनिया हो, स्लोवाकिया हो, ब्राजील हो, जर्मनी, ये सब भारत की तरफ इनका रुझान तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर इंडो पैसिफिक भारत, इंडियन ओशन में भारत मजबूत हो जाता है, तो एक जो ग्रेटर एशिया, व्यापक एशिया का जो कंसेप्ट है कि पूरे एशिया में भारत एक देश है जहां वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये दूर हो जाएगा। ये एक कंसेप्ट आ जाएगा, और भौगोलिक सीमाओं से दूर अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है भारत। मतलब जैसे यूरोप पे अपने प्रभाव बढ़ा सकता है, अफ्रीका में बढ़ा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मानवीय सहायता, आपदा राहत, खोज बचाव, समुद्री डकैती, ठीक है, नौवहन की निगरानी, जलवायु की दृष्टि से कमजोर देशों को बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, इन सब चीजों में सामूहिक रूप से इंडिया मदद कर सकता है। इससे इंडिया का सॉफ्ट पावर और स्ट्रांग होगा। इसके अलावा चीन की साम्राज्यवादी नीति की जांच कर सकता है, मतलब चेक एंड बैलेंस जो मैंने बताया आप कर सकते हैं, और इस पूरे एरिया में सुरक्षा और डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया सकता है। तो क्वाड भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि मिलिट्रियली भी, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भी उतना आगे नहीं गया है जितने बाकी देश है, चाहे जापान है, अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे में भारत अगर टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में सफल हो जाता है क्वाड के माध्यम से, तो ये ह्यूज विक्ट्री होगी भारत की।
अब कुछ देखेंगे कि क्वाड के सामने क्या क्या चुनौती है। देखिए चुनौतियां तो हमने अभी देखी ली। एक तो सबसे बड़ी चुनौती है वही है चीन। चीन का लगातार बढ़ता प्रभाव, ये तो चुनौती है ही। चीन जितना पावरफुल होगा, क्वाड के लिए चुनौतियां और बढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन इसमें और कुछ जो चुनौतियां पॉइंट आउट की गई वो देख लेते हैं। अपरिभाषित दृष्टि। अपरिभाषित मतलब हो गया कि डिफाइंड नहीं किया गया है। क्वाड के किसी भी उद्देश्य को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया कि एक्चुअली में ये चाहता क्या है क्वाड। ठीक है, चाइना का क्वाड किसी मीटिंग में नाम नहीं लिया जाता। ठीक है, चाइना का नाम नहीं लेने के पीछे क्या कारण, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि आखिर चाइना का खुल के नाम क्यों नहीं लिया जाता। ठीक है, और भारत का उसमें क्या रोल है, मैं 2 मिनट बाद समझाता हूँ। पहले देख लीजिए, क्वाड जो परिभाषित रणनीतिक मिशन के बिना एक तंत्र बना हुआ है, मतलब कोई उसकी परिभाषा अभी तक दी नहीं गई है। हालांकि इसमें सहयोग की संभावना तो बनी हुई है। इसका जो इंडो पैसिफिक पर पूरा ध्यान क्वाड का है, लेकिन इंडो पैसिफिक कहां से कहां तक फैला हुआ, किन देशों से किन देशों तक फैला हुआ है, कहां तक क्वाड सुरक्षा प्रदान करेगा, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। इसको भी अंडरलाइन नहीं किया गया। इसके बाद भारत की गठबंधन प्रणाली का विरोध, मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा था समझाता हूँ कि चाइना का नाम क्यों नहीं लिया गया। देखिए, भारत एक गठबंधन बनाने के खिलाफ रहा है शुरू से, जिसको हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बोलते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। भारत कभी ये दर्शाना नहीं चाहता कि चाइना एक्चुअली हमारा दुश्मन है और चाइना के खिलाफ क्वाड बना है और क्वाड चाइना को काउंटर करेगा। भारत कभी भी इसके नाम नहीं लेता। इसके पीछे का जो एक कारण है ना, देखिए यूएसए को लेकर स्केप्टिकल या संदेहवादी होना इसका मुख्य कारण है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास को देखें तो अमेरिका ने 1945 के बाद से, तो अमेरिका ने सारी लड़ाई अपने बॉर्डर से दूर लड़ी है। चाहे वो वियतनाम की लड़ाई हो, ठीक है, या फिर अफगानिस्तान की लड़ाई हो, ओके, या फिर उसने जो इराक में लड़ाई लड़ी या सीरिया में लड़ी, या अभी जो लड़ाई रूस के साथ हो रही है यूक्रेन में, ये सारी लड़ाई अमेरिका ने अपने क्षेत्र से बाहर लड़ी है। यानी अमेरिका अपनी लड़ाई दूसरा कोई बैटल ग्राउंड, संघर्ष का मैदान बनाकर लड़ता है। जैसे उसको रशिया से लड़ना था, संघर्ष का मैदान बना अफगानिस्तान और थोड़ा बहुत पाकिस्तान। जिस तरीके से रूस के साथ उसको दिक्कतें बढ़ रही है, बैटल ग्राउंड कौन सा बना हुआ है, यूक्रेन बना हुआ है। तो भारत नहीं चाहता है कि एक चाइना के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई के लिए जो बैटल फील्ड है वो इंडिया बने। लड़ाई तो चाइना और दो सुपर पावर के बीच हो, दो हाथी के बीच हो, पीस भारत जाए। तो भारत इसको लेकर के, भारत की विदेश नीति हमेशा स्केप्टिकल रही अमेरिका को लेकर, और भारत की विदेश नीति ने हमेशा इस बात को मेक श्योर किया है कि हम किसी के खिलाफ अलाइन नहीं होगा, हम नॉन अलाइन रहेंगे, जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी बोलते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर चाइना से हमें दिक्कत होगी, हम अपने स्तर पे निपट लेंगे। हम भारत को कोई बैटल ग्राउंड नहीं बनने देंगे। ये एक बड़ी चुनौती है चाहे क्वाड की। और हालांकि इसमें दिक्कत ये है कि ये कब तक चलता रहेगा। हर बार जब मीटिंग होती है तो भारत इसका विरोध करता है, और फिर भी जो उसका एक्चुअल जो की नोट निकल के आना चाहिए कि एक्चुअली क्या क्या हुआ क्वाड में, कंक्रीट क्या क्या हुआ, वो नहीं निकल के आ पाता। और अमेरिका, भारत और इनफैक्ट जापान, भारत में भी इसको लेकर के एक तानातनी रहती है कि भारत क्यों नहीं खुल के क्वाड में चाइना के खिलाफ कदम उठा रहा है। और इसका कारण यही है कि भारत नहीं चाहता कि लड़ाई हो अमेरिका और चाइना की, पीस जाए भारत। ओके, ये सारे चुनौतियां हैं क्वाड के सामने। अगली बात है कि आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, क्वाड में और ऐसा क्या किया जा सकता है, भारत क्या कर सकता है कि क्वाड और स्ट्रांग हो। देखिए, क्वाड में सभी के आर्थिक और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक ढांचे में इंडो पैसिफिक रीजन को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। इंडो पैसिफिक एक्चुअली क्या है, इंडो पैसिफिक में क्या क्या काम आएगा, केवल चाइना सेंट्रिक से दिमाग हटा के इंडो पैसिफिक में और क्या क्या सहयोग किया जा सकते हैं, उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक रूप से एक रणनीति बनाने की जरूरत है। इसके अलावा भारत के कई अन्य साझेदार देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। इन सब देशों को भारत इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे देश अगर इसमें शामिल होंगे तो ये धीरे धीरे स्ट्रांग बनेगा, और फिर चाइना का इन्फ्लुएंस उन सब देशों से कम होता जाएगा। जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, ये सब अगर क्वाड के मेंबर बन जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इन सब देशों पे जो चाइना अपना वर्चस्व दिखाता है, या चाइना यहाँ पे जो मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश करता है, या इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है, या फिर इनको जो कर्ज देकर फंसाता है, जिसको डेट ट्रैप बोलते हैं, ठीक है, चाइना के लिए बहुत फेमस है, डेट ट्रैप बोलते हैं। तो ऐसे में इन सारी चीजों से मुक्ति पाई जा सकती है। एक है कि जो इंडो पैसिफिक को एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए,
वर्तमान एवं भविष्य की समुद्री चुनौतियों पर विचार करना चाहिए। सैन्य एवं गैर सैन्य उपकरणों को मजबूत करने के लिए रणनीतिक भागीदारी को शामिल करने का ध्यान देना चाहिए। भारत जो इसमें मिलिट्री जो इसको अलायंस बनाने से बचता रहा है, अभी तक बच रहा है, भारत को इसमें धीरे-धीरे करके मिलिट्री अलायंस को भी, सिक्योरिटी अलायंस को भी ऐड करना पड़ेगा। हालांकि चाइना के नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन या फिर जरूरत पड़े तो ले भी सकता है, लेकिन धीरे-धीरे दुनिया को ये मैसेज जाना चाहिए, इसमें मिलिट्री अलायंस भी है, यानी अगर इन सब देशों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो बाकी अन्य देश मिलकर मिलिट्री कार्रवाई करेंगे। इससे क्या होता है ना, जो परसेप्शन जाएगा कि वास्तव में क्वाड एक मजबूत संस्था है। ऐसे में केवल एक सहयोगी संस्था बन के रह जाएगी, उससे ज्यादा कुछ बन के रहेगी नहीं। तो ये सारी बातें हैं क्वाड से संबंधित। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और इसमें कुछ कमी लगी हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर, थैंक यू।